हाय फ्रेंड्स, टीचमेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए आज हम लोग जनरल नॉलेज के 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 11 है और यह सेट बीपीएससी 68 प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस सेट में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको 60 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए महाकश्यप द्वारा, ऑप्शन बी धर्मसेन द्वारा, ऑप्शन सी अजातशत्रु द्वारा या फिर ऑप्शन डी नागसेन द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी और इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था और इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसलिए हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था। उपेंद्र, मुंज, गांगेयदेव या फिर उदयादित्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। गांगेयदेव जो है वो कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक थे और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और बाकी उपेंद्र, मुंज एवं उदयादित्य ये सभी परमारी वंश के शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था और प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय में चली थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, और इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। आपके ऑप्शन से ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन या फिर ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए और इसका संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन सा था। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब या फिर ऑप्शन डी बहादुर शाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अकबर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था क्योंकि दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी और भारत में उस समय अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किए थे, इसलिए एलिजाबेथ के समकक्ष अकबर राजा था। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में या फिर कुशीनगर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वैशाली में। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी और सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री थी महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्य अभिषेक कहाँ पे हुआ था। पुणे, कोल्हापुर, रायगढ़ या अहमदनगर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रायगढ़ में। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्य अभिषेक जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था और काशी के पंडित गंगा भट्ट ने उनका राज्य अभिषेक किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था। आपके ऑप्शन से ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा या लोहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सबसे पहले मानव ने तांबे धातु का प्रयोग किया था और विश्व के विभिन्न भागों में तांबे के प्रयोग की तिथि में अंतर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने एक नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है। धर्मपाल,
देवपाल, विजय सेन या लक्ष्मण सेन? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लक्ष्मण सेन सेन वंश के चौथे शासक थे और इन्होंने 28 वर्ष तक शासन किया था और इन्होंने एक नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। मोहम्मद अली, शौकत अली, अशफाक उल्लाह खां या लियाकत अली? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे और उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? पंजाब केसरी, गुजरात रत्न, गुरुदेव या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को लोग जानते थे और 1892 ईस्वी में वो पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा या मूर्ति पूजा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था बल्कि वे अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे और उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक या महात्मा गांधी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? आपके ऑप्शन से ऑप्शन है रामगढ़ अधिवेशन 1940, ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन 1936, ऑप्शन सी फैजपुर अधिवेशन या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी या एस सी बोस? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 1935 के अधिनियम के बारे में कि एक कार जिसमें ब्रेक है इंजन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? एस सी बोस, पटाभी सीतारमैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार किशन सिंह? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एस सी बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन या लॉर्ड इरविन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था और साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा था और इसके कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे। इसका कारण भारत में इसका व्यापक विरोध हुआ था। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भगत सिंह ने यह कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? यह पुस्तकें स्वामी विवेकानंद ने लिखी, आप लोग को पता ही होगी। और 1893 ईस्वी में वो शिकागो गए थे जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स यानी कि विश्व धर्म संसद में भाग लिया था और भारत को सम्मान दिलाया था दूसरे देशों में। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। कहाँ पे? कर्क रेखा पे, मकर रेखा पे, आर्कटिक वृत्त पे या विषुवत रेखा पे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती है।
इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रातें होती है, जबकि विषुवत रेखा पे रात और दिन की अवधि में कोई अंतर नहीं होती है, यानी कि वहाँ वर्ष भर 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात रहती है। इसलिए कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन विषुवत रेखा पर ही होगा। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? चौखंबा, बंदरपूछ, नंदा देवी या नीलकंठ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास से उद्गमित हुई थी। विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित किए हुए हैं और शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन मुख्यतः उच्च अक्षांशों पर ही पाए जाते हैं। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ये आपको मैप का क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको मैप में एक बार ज़रूर देखिएगा। इससे आपको और सारे राज्य को भी देखने का मौका मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। हो सकता है एग्जाम में मैप से प्रश्न आए। तो त्रिपुरा राज्य जो है वह उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनगणना 2000 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या मणिपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। मिजोरम का जनसंख्या घनत्व जो है वो सिर्फ 52 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा पे बराबर होते हैं। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? कंचनजंगा, रुंडन, गंगोत्री या केदारनाथ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हिमनदों की लंबाई इस प्रकार है: गंगोत्री हिमनद 26 किलोमीटर, रुंडुन हिमनद 19 किलोमीटर, कंचनजंगा हिमनद 16 किलोमीटर और केदारनाथ हिमनद 14 किलोमीटर। इसलिए हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किस महासागर से सारगैसो संबंधित है? उत्तरी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी प्रशांत या दक्षिणी अटलांटिक? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। सारगैसो सागर जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है और इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा के भंवर से होती है और इस क्षेत्र में सारगैसम नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिसके कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा है। 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई थी कहाँ पे? तो ये सबसे कम हुई थी आंध्र प्रदेश में, यह मात्र 11% रही थी, जबकि बिहार में यह 25%, तमिलनाडु में 15% और पश्चिम बंगाल में 13.8% रही थी। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति और राज्य दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। चूँकि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की दिशा की बराबर भागीदारी होती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि व्यक्ति और राज्य दोनों की हितों की रक्षा करता है। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? यह शुरू की गई थी ऑप्शन ए 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार या बहुफसलीय योजना? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि देश को समृद्ध बनाने हेतु भूमि सुधार को अति आवश्यक माना गया है तथा इस हेतु जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण और काश्तकारी सुधार के कार्यक्रम अपनाए गए हैं, लेकिन बहुफसलीय योजना भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन करता कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय,
भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत में मुद्रा प्रणाली का प्रबंध करता भारतीय रिजर्व बैंक है। अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई थी कब? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1951 ईस्वी को राजस्थान द्वारा अपना गांव अपना काम योजना को स्टार्ट किया गया था, जिसमें गांव के लोगों को दैनिक प्रयोग होती सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार का सृजन, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना और ग्रामीण जनता के जीवन स्तर का उन्मूलन करना था। कौशल विकास पहल कब से क्रियाशील हुआ है? फरवरी 2005 में, फरवरी 2006 में, मई 2007 में या अप्रैल 2010 में? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कौशल विकास पहल मई 2007 में प्रारंभ किया गया था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? पिछड़ी, विकसित, विकासशील या अल्प विकसित? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन का ढांचा, उत्पादन के स्वरूप और उत्पादित वस्तुओं में परिवर्तन होता है तथा सामाजिक संबंधों में भी विकास के साथ साथ परिवर्तन होते रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पीवी महालनोबिस जो है वो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। हरित क्रांति से भारत में कौन से राज्य सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं? तो ये लाभान्वित हुए हैं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966 में खरीफ फसल में हुआ था और इसमें ये सभी ज़िले जो है वो बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुए थे। उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ जिलों में भी हरित क्रांति का लाभ देखने को मिला था। कृषि बीमा कौन करता है? जीआईसी, एलआईसी, ओरिएंटल इंश्योरेंस या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड को वर्ष 2002 अधिनियम 1956 के अधीन निगमित किया गया था और यही कंपनी जो है वो कृषि बीमा करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और यह अनुच्छेद 84 ख के अनुसार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना या सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मूल अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। किसी भी व्यक्ति में निहित क्षमताओं के उत्कृष्ट विकास हेतु उचित अवसर प्रदान करने के लिए नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और इस प्रकार नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान कर उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पाद को बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना, लोगों को राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना या लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? 47, 49, 1950 या 1951? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जनगण मन को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया और इसका गायन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो यह दिया गया था 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को किस जगह से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, ऑप्शन सी। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? गणतंत्र, प्रजातंत्र, पंथ निरपेक्षता या समाजवाद? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोगों द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष
और लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी कि गणतंत्र बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया है। प्रजातंत्र नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया और भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 ईस्वी में हुआ था। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर या राष्ट्रपति अध्यक्ष की सिफारिश पर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अनुच्छेद 85 के अनुसार विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी लोकसभा को भंग कर सकता है। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष के रूप में भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब या गुरुत्व? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। द पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है और वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रडार कब उपयोग में आता है? प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में या वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। रडार को पूर्ण रूप से रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग के नाम से जाने जाते हैं। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है और इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाता है? समदाबिक, समावयवी, समन्यूट्रॉनिक या फिर समस्थानिक? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है वैसे परमाणु को हम समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? तो आप लोग को पता होगा शुष्क बर्फ जो है बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कहते हैं और इसे शुष्क बर्फ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर यह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? बी, AB, O, बी, AB तथा O? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। यानी कि यदि जनक में से पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग वो O हो तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग जो है वो O हो सकता है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है। क्यों? क्योंकि सुई की नोक नुकीली होती है, जहाज सपाट होता है, जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है या फिर सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि शक्ति का मात्रक कौन है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। और वाट जो है वो जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन क्या है पहले वो समझिए। रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता।
अर्थात रासायनिक क्रिया अस्थायी और सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होती है, तथा सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक प्रक्रिया है। दूध का दही में बदल जाना एक रासायनिक प्रक्रिया है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। और नमक का पानी में घुलना, सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, या फिर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, ये सभी एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह भौतिक प्रक्रिया है, यह भौतिक परिवर्तन है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो जैव कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया वाला भाग पावर हाउस कहलाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप और जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव के अनियमित रूप से बिखरे हुए कोशिकाओं को कहते हैं। और श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इसी के साथ हमारा आज का सेट समाप्त होता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको 60 में से कितने मार्क्स आए हैं। थैंक यू सो मच।